नूराबाद का बादशाह फरीदुद्दीन दुनिया की नज़र में एक सख्त तगड़े इरादों वाला बेहद ताकतवर हाकिम माना जाता था। उसके फैसले खड़े खड़े पत्थर पर लकीर की तरह दर्ज हो जाते थे। कोई उसके सामने आंख उठाकर भी बात नहीं करता था, क्योंकि लोग उसके गुस्से की आग को दूर से पहचान लेते थे। लेकिन इस रियासत के पीछे एक सच छिपा हुआ था। बादशाह का दिल धीरे धीरे घमंड से भरता जा रहा था। सत्ता, फौज, दौलत और लाखों की नजरों में अपनी रौब देखने की आदत ने उसमें एक ऐसी सख्ती पैदा कर दी थी जो हक और नाहक के फर्क को हल्का कर रही थी। उसे लगता था कि जो वो कह दे वही कानून, वही इंसाफ, वही सच्चाई है। वो किसी की बात सुनता तो था, लेकिन उस बात का असर उस पर वैसा कभी नहीं पड़ता जैसा एक बादशाह के दिल पर पड़ना चाहिए। उसके करीब के लोग डर के मारे सच छुपा लेते और झूठ बोलकर उसे खुश रखने की कोशिश करते थे। और इसी डर ने धीरे धीरे पूरी रियासत में एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां कोई खुलकर शिकायत भी नहीं कर पाता था। एक सुबह जब बादशाह महल के बाग में टहलते हुए अपने खास वजीर से राज्य की बात कर रहा था, तभी एक बूढ़ा फकीर फाटक पर आया। उसके कपड़े धूल में सने हुए, पैर फटे हुए, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। पहरेदारों ने उसे कठोरता से रोका, लेकिन फकीर ने कहा, मेरी एक अर्ज है बादशाह से, उसकी गलती उसने अब तक समझी नहीं। ये सुनते ही पहरेदार भड़क गए, क्योंकि कोई भी आदमी बादशाह के बारे में इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वजीर ने दूर से ये बात सुनी और तुरंत पहरेदार को फटकार कर फकीर को अंदर आने की इजाजत दी। बादशाह ने फकीर को देखकर अपनी भौहें तान लीं, क्योंकि वो पहले ही गुस्से में था। फकीर ने धीरे से कहा, ए बादशाह, तूने रियाया की बेजुबानी को कमजोरी समझ लिया है। तूने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे तेरा नाम तो ऊंचा हुआ, लेकिन बेजुबानों पर जुल्म हुआ। मैं तुझे उसकी गलती बताने आया हूं। ये सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसे लगा कि कोई आम आदमी उसकी हुकूमत पर उंगली उठा रहा है। वो गरज कर बोला, या तो तू अपना दिमाग खो बैठा है या जान से हाथ धोना चाहता है। लेकिन फकीर का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मैं सच कहने आया हूं, मौत से डरकर नहीं। ये बात बादशाह को और चुभ गई। उसने पहरेदारों को इशारा किया और फकीर को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। फकीर सिर्फ मुस्कुराया, जैसे उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। फकीर के जाते ही वजीर ने सहमे स्वर में कहा, जहांपना, वो शायद कोई साधारण आदमी नहीं था। बादशाह ने उसे झड़कते हुए कहा कि यह दरबार उसकी इज्जत पर सवाल उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन जो उसने अभी अभी किया था, वो एक छोटी सी चिंगारी थी जिसे उसने खुद आग बना दिया था। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि आगे क्या तूफान आने वाला है। कुछ दिनों बाद बादशाह को खबर मिली कि दूर के गांव में लोग राजदरबार के आदेशों से परेशान हैं। खेतों पर भारी कर लगाए गए थे, जिस पर किसानों ने दबी आवाज में इतराज किया था। लेकिन आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। बादशाह को यकीन था कि ये शिकायतें किसी साजिश का हिस्सा है। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि हाल ही में लागू किए गए कई कानूनों ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल की थी। लेकिन बादशाह ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा कि लोग नाशुक्रे हैं, क्योंकि उसने नहरें बनवाईं, सड़कों को चौड़ा कराया और फौज को मजबूत किया। उसे लगता था कि जनता को सिर्फ वही समझ आता है जो वो चाहें। उसे सच्चाई के पीछे छिपी चीखें सुनाई नहीं देती थीं। एक रात वो अचानक जाग गया। उसे एक अजीब सपना आया था। उसने देखा कि वो एक ऊंचे पहाड़ पर खड़ा है और नीचे पूरी रियासत आग में जल रही है। लोग उसे पुकार रहे हैं, लेकिन वो इतना ऊंचा खड़ा है कि उसे उनकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती। तभी पहाड़ टूटने लगता है और वो नीचे गिरता है। सपने में एक आवाज गूंजती है, गलती को पहचान ले, वरना ताज खो देगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और उठकर पानी पीने लगा। वो सपने को झटकना चाहता था, लेकिन वो सपना उसके दिल में कहीं चुप गया था, क्योंकि उसकी आत्मा भी जानती थी कि कहीं ना कहीं वो सही रास्ते से दूर जा रहा है। सुबह होते ही वो फकीर को याद करने लगा। उसके शब्द हर पल कानों में गूंज रहे थे, तेरा दिल सख्त हो गया है। उसने वजीर को बुलाया और कहा कि फकीर को दरबार में लाया जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि फकीर जेल में नहीं था। पहरेदारों ने कहा कि वो रात में ही गायब हो गया। ना कोई ताला टूटा, ना दरवाजे खुले, बस वो था ही नहीं। ये बात बादशाह के लिए और भी अजीब थी। उसने सोचा कि शायद वो कोई सूफी, कोई अल्लाह वाला या कोई रहस्यमय आदमी था। अब बादशाह की बेचैनी बढ़ने लगी। वो हर फैसले पर खुद शक करने लगा।
वो सोचता था कि कहीं वो सच में जुल्म तो नहीं कर बैठा। उसकी आंखों के सामने कई सालों के फैसले घूमने लगे। वे आदेश जिनमें उसने लोगों की बात सुने बिना ही उनके खिलाफ फैसला दे दिया था। एक व्यापारी को महज अफवाहों पर जेल में डाल दिया था। एक गरीब किसान की जमीन सिर्फ इसलिए जब्त कर ली थी क्योंकि एक अमीर जमींदार ने शिकायत कर दी थी। बादशाह ने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी हर सख्ती लोगों के दिलों में दरारें डाल रही थी। इन्हीं सोचों में डूबा था कि तभी दरबार में खबर आई कि एक बूढ़ी औरत महल के बाहर रो रो कर बादशाह से मिलने की फरियाद कर रही है। बादशाह ने उसे अंदर बुलवाया। बूढ़ी औरत ने आते ही जमीन पर बैठकर कहा, जहां पना, मेरे बेटे को बेगुनाह होने के बावजूद कैद कर दिया गया। मैंने दरबार में कई बार गुहार लगाई पर मुझे कभी अंदर नहीं आने दिया गया। मुझे सिर्फ एक बार आपकी बात सुनने का हक चाहिए। बादशाह ने कुछ देर उसकी बात सुनी और फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि उस औरत के बेटे की फाइल लाई जाए। फाइल पढ़ते ही उसे पता चला कि युवक पर लगाया गया आरोप बहुत कमजोर था, बल्कि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ही नहीं था। बादशाह के दिल में जैसे कांटा चुभा। उसने तुरंत सिपाहियों को युवक को रिहा करने का हुक्म दिया। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, अल्लाह आपको राह दिखाए जहांपना। हर राज में एक वक्त आता है जब बादशाह को अपनी गलती का एहसास होता है। ये वाक्य बादशाह के दिल पर बरसों बाद किसी हथौड़े की तरह पड़ा। उसे फकीर की बात याद आई, तेरी गलती तू खुद नहीं समझता। और अब पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो सच में गलतियां करता आया है। वजीर ने बादशाह की हालत देखी तो बोला, जहांपना, एक एक शिकायत की तह तक जाने से आप परेशान हो जाएंगे। बेहतर है कोई नया कानून बनाया जाए। लेकिन बादशाह ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अब समय आ गया है कि मैं खुद अपनी रियासत को आंखों से देखूं। उन गलियों में जाऊं जहां लोग अपनी तकलीफें छुपाकर जीते हैं। उस रात उसने एक फैसला किया कि वो अपना भेष बदलकर रियासत के अलग अलग इलाकों में जाएगा और खुद देखेगा कि उसके आदेशों का जनता पर क्या असर पड़ रहा है। सिर्फ कागज देखने या वजीरों की सुनने से सच पता नहीं चलता। अगले दिन वो साधारण कपड़े पहनकर अपने दो भरोसेमंद सिपाहियों के साथ शहर की गलियों में उतरा। पहली बार उसने लोगों को बिना डर के बातें करते सुना। किसी ने बादशाह को जालिम कहा, किसी ने बेपरवाह, किसी ने उसकी नहरों की तारीफ की, लेकिन कहा कि कर इतने बढ़ गए हैं कि खाना मुश्किल हो गया है। बादशाह की हर बात अब उसके सामने आई। उसके आदेशों का सच उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। एक मोड़ पर उसने देखा कि कुछ लोग एक बीमार आदमी को लेकर जा रहे हैं। कारण पूछा तो पता चला कि आदमी कर्ज में दबकर मरने वाला है और उसके घर पर जब्ती का आदेश लागू हो चुका है। उसे मालूम हुआ कि वो आदेश उसी के नाम से जारी हुआ था, जबकि उसने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया था। बादशाह को पहली बार समझ आया कि सिर्फ उसके नाम से फैसले जारी कर देना ही काफी नहीं, ये भी जरूरी है कि उन फैसलों में इंसाफ हो। ये सब देखकर बादशाह अंदर से टूटने लगा। लेकिन कहानी का मोड़ अभी बाकी था। उसका सबसे बड़ा एहसास अभी नहीं आया था। बादशाह फरीदुद्दीन उस रात महल वापस लौटा, लेकिन उसका मन महल की रोशनी, आराम और शानो शौकत में कहीं टिक ही नहीं पा रहा था। जैसे किसी ने उसके अंदर एक शीशा रख दिया हो, जिसमें वो अपने किए हुए हर फैसले का असली चेहरा देख पा रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि महल की दीवारें केवल आवाजों को नहीं रोकती, बल्कि सच्चाइयों को भी बाहर छोड़ देती हैं। उसे लगा जैसे वो इतने सालों से एक ऐसे राज सिंहासन पर बैठा था जहां केवल आज्ञा दी जाती है, सुनी नहीं जाती। और ये एहसास उसके अंदर गहराई तक उतर गया था। अगली सुबह उसने अपने 3 सबसे भरोसेमंद वजीरों को बुलाया और उन्हें कठोर स्वर में कहा, अब मुझे हर उस आदेश की फहरिस्त चाहिए जिसने किसी भी आम आदमी को नुकसान पहुंचाया हो, चाहे गलती से, चाहे लापरवाही से। वजीरों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। सभी को मालूम था कि बहुत से आदेश दरबार के कुछ बड़े ओहदेदार अपनी सहूलियत और रिश्वत लेकर तैयार करवाते थे और बादशाह के सामने सिर्फ दस्तखत के लिए रखते थे। उन्हें डर था कि अगर बादशाह हर चीज खुद देखेगा तो वो समझ जाएगा कि उसके नाम का इस्तेमाल कैसे किया जाता रहा है। लेकिन उन्हें आदेश मानना ही था।
उस दिन से महल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। कोई किसी से खुलकर बात नहीं कर रहा था। बादशाह ने यह भी तय किया कि वो रोज रात के वक्त भेष बदलकर रियासत के किसी न किसी इलाके में जाएगा और अपनी आंखों से सब कुछ देखेगा। दूसरी रात वो शहर के एक दूसरे हिस्से में गया, जहां छोटी छोटी झुग्गियों का एक इलाका था। वहां उसने देखा कि लोग एक टूटी फूटी छत के नीचे रात काट रहे हैं। एक आदमी अपने बच्चों को एक रूखी सूखी रोटी बांट रहा था। बच्चे भूखे थे, पर पिता खुद भूखा था। बादशाह ने उससे पूछा कि वो इतना परेशान क्यों है। उसने कहा, साहब, 2 महीने पहले नदी किनारे बाढ़ आई थी। मेरा घर बह गया। मैंने दरबार में मदद की अर्जी दी थी, मगर बोला गया कि बादशाह व्यस्त हैं। मेरी जमीन पर कर इतना बढ़ा दिया गया है कि मैं उसे चुका भी नहीं सकता। बच्चों को खाना मुश्किल हो रहा है। बादशाह का दिल फिर कांप उठता है। उसने आदमी से पूछा, क्या बादशाह इतना बेरहम है? आदमी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, बादशाह को क्या मालूम कि हम जैसे लोग जिंदा कैसे रहते हैं। हमें अपने बादशाह से शिकायत नहीं, लेकिन उसकी अदालत से जरूर शिकायत है। शायद उसके कानों तक हमारी आवाज पहुंचती ही नहीं। ये बात बादशाह के दिल को ऐसे चीर कर निकल गई जैसे कोई तीर सीधे उसकी रूह में उतर गया हो। अगली रात बादशाह एक दूर के इलाके में गया, जहां पुराने समय का एक पुल था। पुल के टूटे हिस्से को देखकर उसने एक बुजुर्ग को ये कहते हुए सुना कि कई बार रिपोर्ट दी गई है, मगर कोई सुनता नहीं। पुल ऐसे ही टूटा रहा तो एक दिन जानलेवा हादसा होगा। बादशाह समझ गया कि उसके अमीर अफसर सिर्फ बड़े बड़े विकास प्रोजेक्ट बनाकर दिखाते थे, लेकिन असली जरूरतों की ओर ध्यान नहीं देते थे। उसने सोचा कि शायद वो भी इन बड़ी बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों और महंगी योजनाओं में इतना खो गया था कि उसे लोगों की बुनियादी तकलीफें दिखाई ही नहीं देती थीं। 3 रातों बाद बादशाह अपने भेष में शहर की एक और बस्ती में पहुंचा। यहां उसने देखा कि कुछ लोग एक जर्जर मकान के बाहर इकट्ठा हैं। अंदर एक जवान औरत बेहोश पड़ी है और उसके सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा रो रहा है। पूछने पर पता चला कि उस औरत का पति कुछ सालों पहले एक मामूली झगड़े में फंस गया था। असल में वो झगड़े में नहीं फंसा था, बल्कि एक अमीर आदमी ने उसके खिलाफ झूठी गवाही दे दी थी, क्योंकि वो उसकी जमीन खरीदना चाहता था। अदालत ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया और वो गरीब आदमी जेल चला गया। जवान औरत अपने छोटे बच्चों के साथ अकेली रह गई। अब वो भूख और तनाव से बीमार हो चुकी थी। इस बात को सुनकर बादशाह की सांसें भारी हो गईं। वो कांपने लगा। उसे लगा जैसे गुनाहों का पहाड़ उसके ऊपर गिर रहा है। उसने धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी बादशाह तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की? आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन महल के बाहर पहरेदार कहते कि बादशाह बहुत बड़े हैं, उनकी फुर्सत में एक गरीब की कहानी जगह नहीं ले सकती। ये सुनकर बादशाह की रगें जैसे जम सी गईं। वो जानता था कि महल के दरवाजों तक पहुंचने से पहले ही सैकड़ों बातें छुपा ली जाती थीं। उसका दिल पहली बार इतनी गहराई से टूटा। उसने महसूस किया कि किसी बादशाह की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो सोचता है कि जनता खुश है क्योंकि झूठे चापलूस उसके आगे घुटने टेकते हैं, लेकिन असली दुनिया महल के बाहर होती है, जिसकी आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंचती। उस रात महल लौटते समय बादशाह का कदम हल्का नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगता जैसे उसके पैर में किसी बोझ की जंजीर बंधी हो। वो अपने ही बनाए हुए फैसलों में उलझता जा रहा था। उसी रात उसने सोचा कि उसे किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसे बिना डर के सच बता सके। और तभी उसे फिर वही फकीर याद आया, जिसकी बातें अब उसके दिल में तलवार की तरह चुभती थीं। बादशाह को अब फकीर की तलाश होने लगी। उसने अपने खास सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में उस फकीर को ढूंढा जाए, लेकिन बिना किसी जोर जबरदस्ती के। वो चाहता था कि फकीर जहां हो, उसे ये पता चले कि बादशाह अब उसकी बात सुनना चाहता है। कुछ दिनों बाद खबर आई कि कोई साधारण सा फकीर शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास देखा गया है। बादशाह तुरंत वहां पहुंचा। फकीर एक पत्थर पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। बादशाह को देखते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, आ गया तू। मैंने कहा था ना, तेरी गलती तुझे खुद बुला कर लाएगी। बादशाह घुटनों पर बैठ गया। इतने सालों में उसने किसी इंसान के सामने इस तरह सिर नहीं झुकाया था। फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, जिसे अपनी गलती नजर आने लगे, समझ ले उसकी रूह अभी जिंदा है। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, मुझे बताओ मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? फकीर ने गहरी सांस ली और बोला, तेरी गलती ये नहीं कि तूने गलत फैसले किए। तेरी गलती ये है
कि तूने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुझसे गलती हो सकती है। जब बादशाह खुद को गलती से ऊपर समझने लगे तभी रियासत तबाह होने लगती है। बादशाह की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। फकीर ने जवाब दिया, रास्ता दो तरह के होते हैं, एक जो सत्ता की ओर जाता है और एक जो इंसाफ की ओर। अगर तू दोनों को एक राह समझ रहा था तो अब अलग अलग पहचान। ये बात बादशाह के दिल को गहराई तक काट गई। फकीर ने कहा, सच्चा बादशाह वो होता है जो अपने ताज को शोहरत के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए पहने। तूने लोगों की बात सुने बिना फैसले किए। तूने उनकी परेशानियों को कागज के नंबर समझा। तूने अफसरों पर भरोसा ज्यादा किया और गरीबों पर कम। यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। बादशाह ने सिर झुकाकर कहा, मैं अब सभी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, लोगों का दिल वापस जीतना चाहता हूं। फकीर ने कहा, अगर ऐसा चाहता है तो पहले लोगों की आवाज सुनने की आदत डाल। दरबार में गरीब सबसे पहले और अमीर सबसे बाद में आए। जो जमीन छीनी गई वो वापस कर, जिस पर जुल्म हुआ उसे इंसाफ दिला। अफसरों को उनके गुनाहों का हिसाब देना होगा। बादशाह ने फकीर की बातें पत्थर पर खुद ही लकीरों की तरह अपने दिल में उतार लीं। वो उसी रात महल लौटा और एक बड़ा फैसला किया कि अगले दिन से पूरी रियासत में इंसाफ की नई शुरुआत होगी। अगले दिन उसने दरबार लगाया और घोषणा की कि हर शिकायत सीधे बादशाह के सामने रखी जाएगी। अमीर और गरीब सब एक बराबर होंगे। उसने पुराने आदेशों की जांच के लिए एक नई टीम बनाई जिसमें ईमानदार और अनुभवी बुजुर्ग शामिल थे। और उसने अपने उन अफसरों को सजा देना शुरू कर दिया जो सालों से गलत आदेश उसके नाम से जारी करते आ रहे थे। धीरे धीरे लोगों को खबर मिली कि बादशाह बदल चुका है। वो अब पहले जैसा सख्त दिल नहीं रहा। वो अब सुनता भी है, समझता भी है और अपनी गलती मानता भी है। यही बदलाव रियासत में नए भरोसे की तरह फैलने लगा। लोग अब महल के दरवाजे पर आते और बिना डर के अपनी शिकायत रखते। बादशाह हर बात को गौर से सुनता, फैसले सोच समझ कर लेता और हर आदमी की आंखों में देखकर कहता, अब से तुम्हारी आवाज मेरे दिल तक पहुंचेगी। कुछ महीनों बाद रियासत फिर से खुशहाल होने लगी। फकीर फिर कभी नजर नहीं आया, जैसे वो केवल बादशाह की जागृति के लिए ही आया था, मगर उसकी आवाज बादशाह के दिल में हमेशा गूंजती रही। बादशाह वही है जो अपनी गलती का एहसास कर ले, क्योंकि गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं, बड़ा होता है। और इस तरह फरीदुद्दीन ने अपनी गलती का एहसास करके न केवल खुद को बदला बल्कि पूरी रियासत को बदल डाला। उसके ताज की चमक अब सोने की वजह से नहीं बल्कि उसके इंसाफ की वजह से थी।